जापान एक ऐसा देश जिसका नाम हमने कई बड़े बड़े देशों के साथ सुना है, लेकिन कभी ये सोचा है कि क्यों ये 13 करोड़ के पॉपुलेशन वाला देश आज वर्ल्ड की एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाँ तो दोस्तों, जापान टोटल 6,852 आइलैंड से बना एक कंट्री है और इसमें मेन 5 आइलैंड है: होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू एंड ओकिनावा। और जापान का कैपिटल सिटी है टोक्यो, जिसकी पॉपुलेशन है 1.4 करोड़। और जापान को टोटल 47 प्रांत में बांटा गया है। और यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि करंट जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हम आज से 300 साल पहले की बात करें तो जापान इतना प्रचलित नहीं था जितना आज है। तब वहाँ शोगुन ईरा चल रहा था और उसके समय में पूरा जापान अलग ही अलग विस्तारों में बटा हुआ था और वहाँ जागीरदारों का राज चलता था और वहाँ कोई नियम कानून नहीं थे। सब जागीरदार अपनी मनमर्जी से टैक्स लेते थे। फिर 1854 में यूएस और जापान के बीच कन्वेक्शन ऑफ कानागावा के चलते देश में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया और ये परिस्थिति शोगुन ईरा को उसको रेजिग्नेशन तक ले गई। फिर 1868 से लेकर 1912 तक जापान में आया मेइजी पीरियड और ये पीरियड के दौरान जापान पूरे एशिया में मोस्ट डेवलप्ड नेशन और इंडस्ट्रियलाइज पावर बन चुका था। और तब उसने अपनी मिलिट्री के दम पर कई सारी लड़ाइयाँ भी जीती। और मॉडर्न एरा के दौरान जापान ने अपनी एक पार्लियामेंट का इलेक्शन बनाया, अपनी एक डेमोक्रेसी खड़ी की, एक कॉमन टैक्स सिस्टम बिल्ड की, अपने एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और फॉरेन ट्रेड को भी डेवलप किया और अपने पूरे देश के लिए एक कॉमन आर्मी खड़ी की। और फिर 1905 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर रशिया को हरा दिया। ऐसे ही उसने ताइवान, कोरिया और साखलिया के साउथर्न साइड पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसने उत्साह में आकर पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। वो उसके लिए एक बैड डिसीजन साबित हुआ क्योंकि तभी अमेरिका एक महासत्ता बनने का ख्वाब देख रही थी। तो अमेरिका को एक मौका मिल गया अपनी शक्ति दिखाने का। तभी उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए और जापान को पूरी तरह से धो डाला। और वहाँ जापान ने अमेरिका से अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया और उसने कहा कि जो करना है वो कर लो, पर हमें बख्श दो। तब वहाँ अमेरिका ने जापान से एक अग्रीमेंट पर साइन करवा लिया जिसमें लिखा था कि तुम अभी अपनी कोई आर्मी बिल्ड नहीं करोगे और तुम उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब हम आप पर पूरा पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने देश की बेसिक नीड जैसे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन को उन्होंने ऐसा बनाया जैसे कि स्कूल में कोई प्यून या फिर साफ़ सफाई वाले कर्मचारी नहीं होंगे। अपनी स्कूल की साफ़ सफाई खुद बच्चे ही करेंगे। इवन वहाँ के टॉयलेट्स भी वो बच्चे ही साफ करते हैं। और अपने एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम एक्टिविटी के तौर पर एनिमी क्रिएशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मोरल एजुकेशन का समावेश किया। हम जो ये एनिमी देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द जापानीज एनिमी होते हैं। जापान सिंस 1957 से यूएन का कायमी सदस्य रहा है और जापान G4 और G7 का भी मेंबर रहा है। आपको बता दूं कि G4 में ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान का समावेश होता है और G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन का समावेश होता है। जापान के फॉरेन रिलेशन पहले से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं और ये फॉरेन रिलेशन से उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफ़ी हेल्प मिलती है और वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हेल्प से ही दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। क्योंकि होता क्या है, उसका इलेक्ट्रिक मार्केट बहुत इनोवेटिव है और उसके देश की नीड बहुत कम है क्योंकि 13 करोड़ की तो पॉपुलेशन है, तो वो ग्लोबल मार्केट से काफ़ी पैसे कमाते हैं। जापान टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी आगे है। फिर वो कोई मेट्रो हो या फिर कोई मशीनरी, वहाँ लोग टाइम की बहुत कीमत करते हैं और वहाँ की मेट्रो ओनली 5 या 6 सेकंड ही लेट होती है। जो कोई ट्रेन 10 सेकंड से ज़्यादा लेट हो गई तो वो अपने पैसेंजर्स को सॉरी सर्टिफिकेट देती है और वो कहती है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आप कह सकते हैं कि हमारी वजह से आप लेट हुए हो। और उसकी मेट्रोज 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है फिर भी कोई आवाज़ नहीं करती। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और जापान में जगह की काफ़ी कमी है। उसकी वजह से जापानीज़ लोग अंडरग्राउंड फार्मिंग करते हैं। वहाँ मिलने वाली सभी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अंडरग्राउंड जगह पर या फिर टनल्स में उगाते हैं। जापान में अगर आपको एक कार लेनी है तो आपको पहले पार्किंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, वरना आप कार नहीं खरीद सकते। और इसी वजह से वहाँ साइकिल का काफ़ी यूज़ होता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में
8 करोड़ से भी ज़्यादा साइकिल्स है और उसे पार्किंग करने के लिए भी ऑटोमेटिक पार्किंग जोन बनाए गए हैं। और जापान का फूड भी काफ़ी फेमस है, जहां हम लोग फूड के नाम पर टेस्टी, तीखा और तला हुआ खाना पसंद करते हैं, लेकिन वहां वो लोग सी फूड का यूज़ करते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि कई लोग मानते हैं कि जापान अभी से 2050 में चलने वाला देश माना जाता है। इवन जापान में टॉयलेट सिंक भी ऐसे ही यूनिक तरीके से बनाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बचाव हो सके। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी जापान की पॉपुलेशन घट रही है। वहाँ का बर्थ रेट जो पहले 3.1 हुआ करता था वो अब 1.6 हो गया है। और जापान की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की एज 65 साल से ज़्यादा है और वहाँ के यूथ में 40% से भी ज़्यादा अनरेगुलर एम्प्लॉय है। ये सब देख के कई विशेषज्ञों का मानना है कि जापान इज श्रिंकिंग। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ का बर्थ रेट कम हो रहा है और वहाँ पुरुष और महिला 30-30 साल तक वर्जिन रहते हैं और अगर ना भी हो तो वो सेम सेक्स के पाए जाते हैं। उसकी वजह से जापान की पॉपुलेशन घट रही है और जापान में बेबी डायपर से ज़्यादा ओल्ड लोगों के डायपर ज़्यादा बिकते हैं और अब जापान की गवर्नमेंट भी इससे लड़ने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। हाँ तो दोस्तों, ये थी एक नज़र जापान की ओर। आप क्या सोचते हैं जापान के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही किसी दूसरे देश पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।